ओके, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोविजनल गवर्नमेंट के बारे में समझ लिया था। नाउ मूव करते हैं हम लोग। स्टैटिक पोर्शन है सारा का सारा, और इसमें सब याद करने वाली चीजें हैं, जैसे प्रेस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्ट क्या था पढ़ेंगे। फिर गवर्नर्स के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल्स कौन थे, वाइसरॉय कौन था उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक एक करके जो गवर्नर्स थे इसने क्या काम किया, जो इम्पोर्टेंट गवर्नर्स वगैरह है, वाइसरॉय है, उसके बारे में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। प्रिंटिंग प्रेस, अच्छा। भारत में पहली बार अगर बात किया जाए तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में करी गई। ठीक है, उससे पहले भारत में पांडुलिपि, पांडुलिपि मतलब किसी भी चीज को पेड़ की पत्तियों पर या पेड़ की छालों पर लिखना क्या कहलाता था, पांडुलिपि कहलाता था। ठीक है? हाँ, तो पांडुलिपि। नहीं, कागज भी नहीं था। कागज की खोज तो चाइना से हुई। कागज की खोज चाइना में हुई थी। पांडुलिपि, पांडुलिपि मतलब क्या हुआ करता था ये कब यूज होता था भारत में? बिफोर बिफोर जैसे पहले भारत में पांडुलिपि का इस्तेमाल होता है। ठीक है, पहली बार भारत में प्रेस की स्थापना कब होती है? 1556 में। कहाँ? गोवा में। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस की अगर हम बात करें, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होती है यहाँ 1556 में गोवा में, पुर्तगालियों के द्वारा। तो पोर्चुगल। ठीक है, 1556 में गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा पहली बार क्या लगाया गया? प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस कहेगा कि भारत में पहला न्यूज़पेपर कब निकाला गया? तो फर्स्ट न्यूज़पेपर 1780 जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाला था। उसका नाम था बंगाल गजट। दूसरा चीज मैं क्या लिख रहा हूँ? फर्स्ट न्यूज़पेपर, फर्स्ट न्यूज़पेपर। भारत में पहली बार न्यूज़पेपर कब आई? तो 1780 में, 1780 में। नाम क्या था? बंगाल गजट। बजट में बंगाल गजट, गजट किसके द्वारा लाया गया? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस। पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने स्टेब्लिश करी? प्रिंटिंग प्रेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिंटिंग प्रेस, पोर्चुगल। कब? 1556। कहाँ? गोवा में। पहली बार न्यूज़पेपर को प्रिंट किया गया 1780 में। कहाँ? नाम क्या था? बंगाल गैजेट। किसने किया? तो जेम्स ऑगस्टस। ठीक है, ओके। प्रेस क्या हुआ करता था? ये जो न्यूज़पेपर वगैरह होते थे, ये भारतीयों को भारतीयों को आपस में जोड़े रखने, या पूरे भारत में क्या चल रहा है, विश्व में क्या चल रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम किया जाता था। भारत पर जब अंग्रेजों ने क्या किया, रूल करना स्टार्ट किया, तो अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को, हो रहे जो एट्रोसिटी थी,
उनको बताने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था? न्यूज़पेपर्स का। ठीक है, न्यूज़पेपर्स का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उस वक्त तो मोबाइल फोन, सोशल मीडिया ये सब तो कुछ था नहीं। ठीक है, तो लोग न्यूज़पेपर के जरिए ही देश दुनिया में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, इसके बारे में पता करते थे। वैसे भी भारत में लिटरेसी बहुत कम थी, लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे। जो भी लोग पढ़े लिखे थे उनको पता चलता था कि अच्छा अच्छा देश में क्या हो रहा है, तब वो लोग उस चीज से फिर भाषणबाजी करते थे, मतलब कि लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करके स्पीच देते थे। फिर अगर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना रहता तो उसके लिए उत्साहित करते थे, लोगों को एकजुट करते थे। बात समझ में आ रही है? तब इस प्रेस के जरिए क्या होने लगा, इस प्रेस के जरिए अंग्रेजों का लॉस होने लगा। ठीक है, क्योंकि जगह जगह पर भारतीय पकड़ के उन्हें दूर देते थे और जो कि अलग अलग घटनाएं होने लगती थी। तो इस प्रेस को मॉडिफाई करने के लिए अंग्रेजों ने कई सारे नियम कानून लाए। ठीक है, कई सारे नियम कानून लाए, लेकिन उससे पहले एक चीज याद रखना, प्रेस में, न्यूज़पेपर में कुछ भी छापने की आजादी किसने दी थी? तो था चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ। अब यहाँ से शुरू होता है चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ को न्यूज़पेपर यानी अखबार का मुक्तिदाता कहा जाता था। इमेंसिपेटर ऑफ प्रेस, मुक्तिदाता। प्रेस, प्रेस मतलब अखबार, वही है ना, अखबार का मुक्तिदाता कहा जाता कि इसने आजादी दे रखी थी कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आजादी है, आप जो भी चीज लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसने क्या दिया था? फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसे क्या कहा जाता है? मुक्तिदाता। मुक्तिदाता को क्या कहते हैं? इमेंसिपेटर। इमेंसिपेटर ऑफ प्रेस, ऑफ, ठीक है, इमेंसिपेटर ऑफ प्रेस, चार्ल्स मेटकाफ। याद रखना, चार्ल्स मेटकाफ। इन सारे लोगों को मैं दिखाऊंगा लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में, कि कौन अ, बंदा था। ठीक है, जैसे चार्ल्स मेटकाफ कौन था सबको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद जब इसने कहा कि कुछ भी लिख सकते हो अपनी भाषा में, जो भी लैंग्वेज उन्हें आती है, तब लोग लिखने लगे। अंग्रेजों का अत्याचार जब बढ़ते जाता तो लोग उसके बारे में भी लिखते, दूसरे लोग पढ़ के उसे और लोगों को बताते। इससे लोगों में क्या होने लगती, एकजुटता बढ़ती जाती, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होने लगता। तब आता है लॉर्ड लिटन, भारत का वॉइस रॉय बन के आता है 1878 में। 1878 में लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन, ये क्या था? भारत का वॉइस रॉय। पहले तो 1878 में ये वॉइस रॉय, वॉइस रॉय। ठीक है, क्योंकि 1858 के बाद से वॉइस रॉय का पोस्ट चालू हो गया था, 1758, है ना, 1757, यार 58 बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1857, 1857 की क्रांति हुई ना, 1857 का क्रांति। इसके बाद से गवर्नर जनरल का पोस्ट हटा दिया गया था और जो कि ये वॉइस रॉय का पोस्ट आ गया था, है ना। और वो सब समझाऊंगा वो सब। ठीक है, तो 1878 में कौन आता है वॉइस रॉय? लॉर्ड लिटन। और लॉर्ड लिटन को प्रेस का गला घोटने वाला कहा जाता है। इसने एक एक्ट लाया, इसे कहा जाता है वर्नाकुलर एक्ट। इसने कौन सा एक्ट लाया? वर्नाकुलर एक्ट। इसके तहत क्या था? वर्नाकुलर का मतलब होता है हमारी आम भाषा, जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, जो भी भाषाएं हैं वो। इसने कहा, लॉर्ड लिटन ने, भाई देखो, तुम लोग को अगर अगर
अखबार छापना है तो तुम इंग्लिश में छापोगे। अगर इंग्लिश में छापोगे तो तुम्हें अंग्रेजों से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अखबार में क्या लिखोगे कोई भी अंग्रेज आसानी से पढ़ लेगा। लेकिन अगर तुम्हें अपनी भाषा में अखबार छापना है तो तुम्हें पहले उसे ट्रांसलेट करके अंग्रेजों को दिखाना पड़ेगा कि तुमने इसे क्या लिखा है, ठीक है। और इसमें अगर कुछ उल्टा सीधा रहेगा तो उसको हम काट छाट करेंगे और उसके बाद ही तुम अपनी भाषा में क्या कर सकते हो, छपाई कर सकते हो अखबार। बात समझ में? हाँ। तो वर्नाकुलर एक्ट के तहत, वर्नाकुलर एक्ट के तहत अब जो इंग्लिश लैंग्वेज में अखबार छापते थे उन्हें कोई परमिशन नहीं लेना था, लेकिन जो दूसरी लैंग्वेजेस में, कोई इंडियन लैंग्वेज में अखबार छापते थे तो उन्हें क्या लेना पड़ता था, परमिशन। इस लैंग्वेज में कोई परमिशन, ठीक है। अब यहाँ वर्नाकुलर एक्ट के तहत क्या था, इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, नो परमिशन रिक्वायर्ड, नो परमिशन रिक्वायर्ड। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर, इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर, need to take permission to take, इतना चीज क्लियर हुआ? इतना चीज ओके। अब अब अगर हम बात करें तो ऐसा जब चीज होने लगा तो लोगों को अब वो उनके मर्जी मुताबिक न्यूज छापने को मिलता नहीं था, ठीक है, न्यूज छापने को मिलता नहीं था। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग थे जो लोग परमिशन नहीं लेते थे। उसी में से एक थे ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर की एक पत्रिका थी, मैगजीन थी, सोम प्रकाश। नाम क्या था? सोम प्रकाश। सोम प्रकाश मैगजीन। सोम प्रकाश मैगजीन किसका था? ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर। और अंग्रेजों ने इन्हें क्या कर दिया, बैन कर दिया, ठीक है। वर्नाकुलर एक्ट के तहत अंग्रेजों ने इन्हें बैन कर दिया, ठीक है, इन्हें बैन कर दिया। उसी तरीके से एक और पत्रिका थी, अमृत बाजार, ठीक है, अमृत बाजार। अमृत बाजार, ये लोग बंगाली में छापते थे और ये दो भाइयों का था, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। कौन से लैंग्वेज में छापते थे? घोष बाबू तो बंगाली में, बंगाली में। अब जैसे ही इन पर भी इनको बैन करने के लिए वर्नाकुलर एक्ट के तहत सारा का सारा नियम कानून समझाने के लिए ये अंग्रेज आने वाले थे, जैसे पता चला इनको, मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष को, इन लोगों ने रातों रात अपना प्रिंटिंग प्रेस का जो लैंग्वेज था वो चेंज कर दिया, बंगाली से क्या कर दिया, इंग्लिश कर दिया, चेंज द लैंग्वेज, लैंग्वेज
बंगाली की, बंगाली की अंग्रेज आए कि वेर इज जो कि मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग, व्हाट दिस इज वर्नाकुलर एक्ट है। तो वो लोग बोले कि हाँ ठीक है, देख लीजिए हमने क्या तुम्हारे एक्ट का जो कि अवहेलना थोड़ी की है, हम भी तो इंग्लिश में छापते हैं। तुम लोग देखे हैं, अभी तो एक दिन पहले बंगाली में छाप रहा था, आज इंग्लिश में हो गया पूरा। तब उनके जो कि अमृत बाजार को बंद नहीं किया गया। बात समझ में, अमृत बाजार को बंद नहीं किया गया। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। वर्नाकुलर एक्ट को प्रेस किलर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। बात समझे, वर्नाकुलर एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? प्रेस किलर, प्रेस किलर। बात समझ में, इतना चीज क्लियर हो गया, इतना चीज क्लियर है। इसके बाद आता है लॉर्ड ल्यूटन के बाद आता है लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर एक्ट को हटा दिया, यानी वापस से भारतीयों को फ्रीडम मिल गई, उन्हें जिस लैंग्वेज में न्यूज को छापना है वो छाप सकते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड ल्यूटन के बाद कौन आया? लॉर्ड 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 लॉर्ड। इसने क्या किया? एंड ऑफ वर्नाकुलर एक्ट, वर्नाकुलर। बात समझे, पूछेगा कि इमेंस या मुक्तिदाता, इमेंसिपेटर ऑफ प्रेस से कहा जाता है, मैटक्लाफ को। ठीक है, मैटक्लाफ को, मैटक्लाफ। और प्रेस किलर एक्ट से कहा जाता है, वर्नाकुलर एक्ट को किसने लाया था? ब्रिटेन ने। सोम प्रकाश पत्रिका या सोम प्रकाश मैगजीन की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार किसकी थी? मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, घोष स्क्वायर। ठीक है, मोतीलाल घोष। ये समझ में आ गया, प्रेस एक्ट वगैरह के बारे में, प्रेस के बारे में सारी स्टोरी समझ में आ गई। अब हम लोग समझते हैं, जब अंग्रेज भारत में आए, ठीक है, अंग्रेज भारत में आए थे तो उनका एकमात्र मोटो क्या था? यहाँ से पैसा कमाना। ठीक है, राज करना उनका मोटो कभी यहाँ पर था नहीं। वो लोग भारत को जितना लूट सकते हैं, जितना यहाँ से रिसोर्सेस ले जा सकते हैं, उतना ले जाने की कोशिश। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि भारत में कच्चा माल जो है, कच्चा माल को लेकर के अब यूरोप में जाएंगे तो यूरोप में एक्स्ट्रा खर्चा बैठेगा। उससे बेहतर है कि भारत में ही इंडस्ट्रीज को लगाया जाए, और इंडस्ट्रीज में क्या किया जाए, उस कच्चा माल को रिफाइन किया जाए, उसे फ्रेश किया जाए, और फ्रेश माल को कहाँ भेजा जाए? यूरोप में भेजा जाए और वहां के बाजारों में बेचा जाए। तो अब समझते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में। तो इंडस्ट्रीज जब लगेगी तो यहाँ पर काम करने के लिए वर्कर भी चाहिए। और जब वर्कर चाहिए उनके लिए कोई ना कोई नियम कानून तो होने चाहिए ना, भाई कितने घंटे काम करना है, छुट्टी रहेगी नहीं रहेगी, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, है कि नहीं? तो इंडस्ट्री से रिलेटेड टोटल 6 इंडस्ट्रियल एक्ट भारत में आए हैं। टोटल इंडस्ट्रियल, लेकिन हमें 6 इंडस्ट्रियल एक्ट के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ 1, 2, 3 एंड 6, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 6 के बारे में समझना है। ठीक है, जैसे
पहला इंडस्ट्रियल एक्ट आता है 1881, 1881, 1881। इस वक्त भारत का वायसरॉय था लॉर्ड रिपन। वायसरॉय कौन है? मैं रिपन लिखूं चलेगा ना? लॉर्ड लॉर्ड क्या लगाना है इन लोग के सामने? हाँ, तो रिपन था। रिपन ने क्या किया, वर्किंग आवर को 9 घंटे रखा था, 9 आवर रखा था। जो वर्किंग आवर था, वर्किंग आवर कितना था? 9 वर्किंग आवर। यानी इंडस्ट्री में लोग कितने घंटे काम करेंगे? 9 घंटे। और इसने महीने में 4 हॉलीडे रखा था। Yes। और यही हॉलीडे आज भी है हमारे देश में। धीरे 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 सैटरडे को भी होने लगा, लेकिन काफी देश की आजादी के बाद काफी सालों तक यही इंडस्ट्रियल एक्ट लेबर लॉ के तहत इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। हॉलीडे पर मंथ, पर इसके टाइम में महिला हो या पुरुष, दोनों रात में काम करना चाहे तो काम कर सकते। ठीक है, काम कर सकते में। इसके बाद दूसरा जो इंडस्ट्रियल एक्ट आता है वो आता है 10 साल बाद 1891। कब आएगा? 1891 में भारत का वायसरॉय था लैंसडाउन। वायसरॉय कौन था? लैंसडाउन, लैंसडाउन, लैंसडाउन। ये बहुत खतरा था। इसने क्या किया, इसने वर्किंग आवर को 9 से बढ़ा करके 11 कर दिया। 11 वर्किंग आवर कितना कर दिया? 11। और इसने एक अच्छी बात करी, इसने रात में महिलाओं को काम करने से रोक दिया। मतलब फैक्ट्री में महिलाएं रात में काम नहीं करेंगी। नाइट वर्क और फीमेल ने खत्म कर दिया। ठीक है, कि महिलाएं रात में कंपनी में काम नहीं करेंगी, क्योंकि इस वक्त जो कि रात में महिलाओं का कंपनी में रुकना सेफ नहीं होता था उतना, कई सारी घटनाएं हो जाती थी। तो इसके लिए इसने क्या कर दिया, महिलाएं रात में काम नहीं करेंगी। ठीक है, छुट्टी उट्टी का टाइम पीरियड वही सेम था, महीने में 4। ठीक है, इसके बाद 1911 में आता है तीसरा इंडस्ट्रियल एक्ट। 1911, 1911। और इस वक्त भारत का वायसरॉय बन के आया हार्डिंग। वायसरॉय कौन था? हार्डिंग। ये हार्डिंग लुटिया और हराम था। इसने वर्किंग आवर को 11 से बढ़ा के 12 कर दिया। आदमी को मशीन बना दिया था। वर्किंग आवर को कितना कर दिया इसने? 12। बात समझ में आई? और इसी तरीके से करते चौथा आया, पांचवा आया, और लास्ट में छठवां इंडस्ट्रियल एक्ट आता है वेवेल के समय। कब? 1940। इस वक्त भारत का वायसरॉय कौन था? लॉर्ड वायसरॉय था। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, और लास्ट वाला याद रखना, उस वक्त वायसरॉय कौन था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
इतना चीज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय के बारे में। पहले हम ये समझ लेंगे कि भारत में पहला गवर्नर कौन हुआ, गवर्नर जनरल कौन हुआ, लास्ट कौन हुआ, फिर वाइसरॉय कौन हुआ, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट इंडिया का कौन हुआ। ठीक है, ये सब जब पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे पूरा एक तरीके से कि किस गवर्नर जनरल या किस वाइसरॉय के टाइम में क्या क्या घटनाएं हुई। ठीक है, तो अब देखो समझने वाली बात है, यहाँ हम क्या समझेंगे, पहले गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल और फिर वाइसरॉय। इसके लिए हमें थोड़े से मैप की जरूरत है, तो हम मैप ले लेते हैं भारत का प्यारा भारत। मैप दिखाई दे रहा है भारत का। देखो गवर्नर का अब यहाँ समझना, पोस्ट पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले पहले बार जब अंग्रेज बहुत कम एरिया पर अपना अधिकार किए थे तो वहां पर जो उनको संभालने के लिए पूरा हेड होता था उसको वो लोग किसका पोस्ट देते थे, गवर्नर का। ठीक है, गवर्नर का। जब अंग्रेज कम कम एरिया पर अपना अधिकार किए थे, जैसे बंगाल हो गया, फिर उसके बाद मद्रास हो गया, फिर बम्बई हो गया, ये सारे एरिया क्या था, ऐसे छोटा 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 एरिया था। तो छोटे छोटे एरिया को संभालने के लिए पोस्ट भी छोटा था और उसे कहा जाता था क्या, गवर्नर। ठीक है, गवर्नर। उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा, अब ये जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर यहाँ से पैसे बहुत अधिक अधिक अमाउंट में ब्रिटेन भेजने लगा। यानी उस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे इनरिच अगर कोई स्टेट हुआ करता था तो बंगाल वाला एरिया हुआ करता था। ठीक है, पैसों के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, समझ आ रहा है। तो ब्रिटेन ने कहा जब बंगाल का गवर्नर सबसे अधिक पैसा दे रहा है तो एक काम करते हैं, जो मद्रास और बॉम्बे वाला गवर्नर है उनको भी इसी के अधीन कर देते हैं। यानी कि मद्रास और बॉम्बे वाले को कोई काम करना है तो किससे पूछ के करेंगे, बंगाल के गवर्नर से। और जब ऐसा करेंगे तो इसका पोस्ट बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा। तो बंगाल और मद्रास के गवर्नर का पोस्ट गवर्नर ही रहा, लेकिन सॉरी मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनका पोस्ट वही रहा, लेकिन बंगाल का गवर्नर बन गया बंगाल का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल, पावर बढ़ गई इसकी। उसके बाद देखते देखते ये अंग्रेज पूरे भारत पर कब्जा कर लिए। ठीक है, पूरे भारत पर कब्जा कर लिए। और जब पूरे भारत पर कब्जा कर लिए तो ये गवर्नर जनरल जो अभी बंगाल का था, जो अभी बंगाल का था, वो कहाँ का गवर्नर जनरल बन जाएगा, पूरे भारत का। अब इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया। अब जैसे ही इंडिया का गवर्नर जनरल बना उसको एकदम जैसे लगता था कि यही भगवान है, जो मन करे जिसको पीटना चाहे उसको पीट देता, जिस राजा से उलझना चाहे उलझ देता, जिसके ऊपर जो टैक्स लगाना चाहता लगा देता। ठीक है, इसी के तहत इसमें बहुत सारे जो की गड़बड़ी करी, जैसे लॉर्ड डलहौजी आया, डलहौजी ने हड़प नीति लाया, बहुत सारे लोगों का राज्य छीन लिया। झांसी की रानी थी, अवध के जो कि अवध की जो महारानी थी। ठीक है, उसके बाद नाना साहब का पेंशन वेंशन बंद करवा दिया गया। धीरे 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 वो लोग क्या करने लगे, भारत के जो रिलीजियस जो मैटर था उसमें घुसने लगे, पॉलिटिकल चीजों में घुसने लगे। ठीक है, इकोनॉमिक पर बहुत सारा इम्पैक्ट डालने लगे। इससे क्या होने लगा, भारत के लोग धीरे 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 भड़कने लगे और भड़कते 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 ये आग भड़क गई 1857 में और हो जाता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में अंग्रेज बहुत खुचाए और उसके बाद जब ये बात पता चली इसको, महारानी को, तो महारानी ने वहां से आदेश दिया ये जो गवर्नर जनरल है ये क्या हो चुका है, निरंकुश हो चुका है,
पर कोई कंट्रोल नहीं रहा, इसलिए इस गवर्नर जनरल के पोस्ट को खत्म कर दिया जाएगा और यहाँ एक नया पोस्ट आएगा जो वहां से, कहा से, ब्रिटेन से भेजा जाएगा, उसे कहा गया वाइस रॉय। और वाइस रॉय को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर रखा गया स्टेट सेक्रेटरी। पढ़ाई की नहीं हमने सब? हाँ, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बाद कौन आएगा? वाइस रॉय, है ना। तो अब इसको ऐसे समझना, ये किस तरीके से था। देखना यहाँ, जैसे ये है, ये है गवर्नर। गवर्नर गवर्नर से बड़ा कौन था? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल से बड़ा अगर पूछेगा तो कौन हो जाएगा? यानी एरिया ए डिवीजन है। यहाँ लिखता हूँ गवर्नर, और उसके बाद आ जाएगा वॉइस रॉय। और वॉइस रॉय के ऊपर कौन बैठता था? इस समझ में आगे। तो हमें स्टेट सेक्रेटरी से मतलब नहीं, सवाल आता है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय, ठीक है। तो समझते हैं। तो हम लोग पहले गवर्नर से स्टार्ट करेंगे। तो गवर्नर से कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बंगाल वाले एरिया से। तो बंगाल का पहला गवर्नर, है ना। अब देखो, जो बंगाल का लास्ट गवर्नर होगा वही वही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हो जाएगा, है ना। हाँ, ये चीज तो एकदम क्लियर है। मैं यहाँ शुरू करता हूँ। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? ये था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव कहेगा कि लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट है तो लास्ट भी होगा। लास्ट कौन था गवर्नर ऑफ बंगाल? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अब यही जो लास्ट है, यही बंगाल का क्या हो जाएगा? पहला गवर्नर जनरल। दूसरी चीज, अब दूसरा पोस्ट आ जाएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल। कहाँ का? बंगाल का। बंगाल का कौन था? तो यही हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। हेस्टिंग भी समझ में आएगा ना, बार बार हेस्टिंग, ठीक है। और लास्ट गवर्नर जनरल, पहला है तो लास्ट भी होगा। लास्ट गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक में विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। उसके बाद अब भारत का पहला गवर्नर जनरल होगा, है ना। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होगा?
जो लास्ट गवर्नर जनरल वही होगा। रैंकिंग रैंकिंग जब ये फर्स्ट है, इंडिया का फर्स्ट था, तो लास्ट कौन होगा? लास्ट 1857 के बाद जो पढ़ रहा था रानी का घोषणा पत्र, लास्ट कौन होगा? कैनिंग। कैनिंग है ना, कैनिंग। यही तो घोषणा पत्र पढ़ रहा था इलाहाबाद में, कैनिंग। अब जब भारत का गवर्नर जनरल खत्म हो रहा है तो कौन सा पोस्ट आएगा? वॉइस रॉय। चौथा चीज हमें क्या लिखना है? फर्स्ट वॉइस रॉय। वॉइस रॉय कहाँ का? इंडिया का। इंडिया का कौन हो जाएगा? कैनिंग। कैनिंग। और फर्स्ट है तो लास्ट भी होगा। लास्ट वॉइस रॉय। लास्ट वॉइस रॉय कौन? माउंट बेटन। माउंट बेटन। माउंट माउंट ठीक है। उसके बाद माउंट बेटन आया, भारत को क्या कराया इसने? आजाद करा दिया। आजाद करा दिया तो अभी भी भारत में प्रोविजनल गवर्नमेंट है ना, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं है। तो जब भारत में प्रोविजनल गवर्नमेंट है तो प्रेसिडेंट के पोस्ट पर कोई ना कोई तो बैठा रहेगा। तो देख, अब वॉइस रॉय खत्म हो जाता है कैसे? जैसे ही देश आजाद होता है, देश की आजादी के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट में एक नया पोस्ट लाया जाता है, फिर से उसे गवर्नर जनरल कहा जाता है। ठीक है, तो यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? माउंट बेटन ना, प्रोविजनल गवर्नमेंट का हेड यही था। फर्स्ट, मैं एक काम करता हूँ, पहले लिख देता हूँ आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस तब 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में पोस्ट कौन सा आया? फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं रे बाबा, गवर्नर जनरल। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन रहा? माउंट बेटन। माउंट बेटन रहा, माउंट बेटन। ठीक है, लेकिन बाद में माउंट बेटन का भी टाइम खत्म हो गया। ठीक है, और माउंट बेटन के बाद भारत में सेकंड गवर्नर जनरल आते हैं, वो थे राजगोपालाचारी। ठीक है, तो सेकंड गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। गोपालाचारी। लेकिन कहेगा अगर भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, यही क्या थे? ये इंडिया फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। इंडिया फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। कौन थे? सेम राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी। ओके, अब इसके बाद ये गवर्नर जनरल का पोस्ट क्यों आया है? क्योंकि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हुआ है, हमारा संविधान नहीं बना है। लेकिन जैसे ही 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है और हमारे पहले प्रेसिडेंट बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के प्रेसिडेंट बनते ही गवर्नर जनरल का पोस्ट
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अब 19 गवर्नर जनरल पोस्ट टर्मिनेटेड। गवर्नर जनरल पोस्ट टर्मिनेटेड। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को इसका पोस्ट आ गया प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट पोस्ट इंट्रोड्यूस। तो भाषण में और भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। भाषण में आगे और इस तरीके से हमारा भारत का हो गया गणतंत्र हो गया। ठीक है, यानी रिपब्लिक हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो यहाँ पर देख लो सारे के सारे जितने भी ये लॉर्ड पोस्ट वाइज जो भी थे, चाहे वो गवर्नर हो, गवर्नर जनरल हो या प्रेस इंडिया के टाइम कौन आया था, सारा का सारा फोटो यहाँ है। जैसे मेटकाफ को क्या कहा जाता है? मुक्तिदाता, है ना, इमेंसिपेटर, इमेंसिपेटर ऑफ प्रेस इंडिया। उसके बाद कौन आया था? मेटकाफ के बाद कौन आया? लीटन, है ना, लीटन, लीटन। मेटकाफ के बाद लीटन आया था। और लीटन को क्या कहा जाता था? ये वर्नाकुलर एक्ट लाया है, इसे गला घोटने वाला एक्ट कहा गया, प्रेस किलर एक्ट। और उसके बाद लीटन के द्वारा जो वर्नाकुलर एक्ट लाया गया उसे किसने खत्म किया? रिपन, है ना, रिपन। तो रिपन के द्वारा खत्म कर दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे फिर इंडस्ट्रियल एक्ट में हमें याद रखना है पहला कौन आया था? तो पहला इंडस्ट्रियल एक्ट में रिपन ही था, 1881 में रिपन, है ना। 1881 में वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड रिपन। इसने वर्किंग आवर कितने घंटे रखा? 9 घंटे और 4 छुट्टी दी। उसके बाद आया लैंसडाउन, है ना, लैंसडाउन, इसने 9 से 11 कर दिया। और उसके बाद आया हार्डिंग डुटी। हार्डिंग डुटी ने क्या कर दिया? 12 कर दिया। और लास्ट जो इंडस्ट्रियल अगर हम एक्ट की बात करें इसके वक्त आया था वेवेल के समय। ठीक है, वेवेल के समय वेवेल ने और क्या करवाया था? तो वेवेल ने शिमला समझौता करवाया था। ये सारी स्टोरी हम लोग बैक में पढ़, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग अगर ऊपर आते हैं, ऊपर हमें क्या दिखाई देगा? गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव, लास्ट गवर्नर हेस्टिंग, फिर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंगस और लास्ट गवर्नर जनरल बेंटिक। ठीक है, भारत का जो है अगर बात करेंगे बेंटिक के बाद गवर्नर जनरल खत्म हो गया। और भारत का अगर बात करेंगे गवर्नर जनरल तो बेंटिक बनेगा। फिर भारत का लास्ट गवर्नर जनरल कैनिंग, फिर भारत का पहला वॉइस रॉय कैनिंग और भारत का लास्ट वॉइस रॉय माउंटबेटन। ठीक है, फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन, दूसरा गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। ठीक है, पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी और पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। असल में सारा का सारा चीज ना पूरा का पूरा ये डेटा क्लियर है। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग, ठीक है।